ये टीम आज की तारीख में एक ऐसी टीम बन चुकी है जो चेपॉक में जाकर चेन्नई को हरा रही है। डिफेंडिंग चैंपियंस जो है कोलकाता, ईडन गार्डन में जाकर उनको हरा रही है। और अब 10 साल के बाद में वानखेड़े में जाकर एमआई को हरा दिया है। मतलब हम एक ऐसी टीम के बारे में बात कर रहे हैं जो लगातार इतने सालों से कई सारे लोगों की स्ट्रेंथ बनी हुई थी, है ना। कई लोग जो थे वो इस टीम से जुड़े हुए थे कि नहीं यार, हम इस टीम के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये टीम परफॉर्म करे और हम चाहते हैं कि ये टीम जीते। पर टीम जीत नहीं रही थी। लेकिन इस साल कुछ चीज़ें बदल गई हैं। इस साल 17 साल बाद चेपॉक में चेन्नई को हरा दिया है, 10 साल बाद वानखेड़े में एमआई को हरा दिया है, डिफेंडिंग चैंपियंस को उनके घर में जाके हरा दिया है। और जो दो मेन डिफरेंसेस यहां पर निकलकर सामने आए इस टीम में, जो पिछले साल के मुकाबले मुझे लग रहा है इस साल में, सबसे पहला तो ये कि जहां पर मैच क्रंच सिचुएशन में फंसता था अभी तक, वहां पर ना आरसीबी मैच हार जाया करती थी। मतलब वो जब होता है ना 50-50 वाली सिचुएशन, जहां पर हम बोलते हैं कि जिसने नर्व्स को अच्छे से हैंडल कर लिया वो टीम मैच जीत जाएगी, वहां पर ना आरसीबी मैच हार जाया करती थी। लेकिन इस बार आरसीबी वहां पर मैच जीत रही है। और दूसरा, आरसीबी की अगर बैटिंग क्लिक करती थी तो बॉलिंग नहीं करती थी, बॉलिंग क्लिक करती थी तो बैटिंग नहीं करती थी। लेकिन इस बार चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, दोनों क्लिक कर रही है, वो भी साइमल्टेनियसली। मतलब एग्जांपल के लिए अगर हम आज की ही बैटिंग को ले लें तो कोहली ने क्या खराब खेला? चलिए, कोहली आउट हो गया। रजत पाटीदार ने क्या खराब खेला? पाटीदार भी जल्दी आउट हो गया। जितेश शर्मा को मतलब क्या हो गया था आज? चलो, इन सबने मिलकर 200 से ज्यादा का टारगेट दे दिया। बॉलिंग पे आ जाओ। रोहित शर्मा ने जिस तरीके से मारना शुरू किया था, भाई आज बंदा मूड में था कि आज तो पेल के जाऊंगा। लेकिन रोहित शर्मा की जो एक बहुत पुरानी कमजोरी है, लेफ्ट आर्म सीमर्स के सामने जो इन स्विंगिंग बॉल होती है, रोहित शर्मा उसके ऊपर स्ट्रगल करते हैं। यश दयाल ने खाए होंगे रिंकू के सामने 5 छक्के, लेकिन आज के मैच में उसने रोहित को जो इन स्विंगिंग बॉल डाली है, रोहित शर्मा ने ठीक उसके एक बॉल पहले चौका मारा था और उसके उस बॉल को वो बंदा, मतलब रोहित शर्मा जैसे लेजेंड क्रिकेटर की हम लोग बात कर रहे हैं, और यश दयाल की वो इन स्विंगिंग बॉल उसको भेद के चली गई। कृणाल पंड्या को इतना, मतलब हम कहते हैं कि यार ये बंदा जो है इसके बारे में बात नहीं होती है, लेकिन कृणाल पंड्या ने आज के मैच में जो बॉलिंग करी, मतलब हार्दिक ने मतलब बता दिया था कि भाई कृणाल को तो आज वो छोड़ेगा नहीं। जो छक्के खुदाए थे उसने, कृणाल को 2 छक्के जो मारे थे, लेकिन उसके बावजूद भी कृणाल ने 4 विकेट लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस मैच में रही मेरे हिसाब से कृणाल के लिए, वो ये कि आखिरी ओवर में जब एमआई को जीतने के लिए 19 रन चाहिए थे और पेस बॉलर को बॉलिंग ना देकर यहां पर कृणाल पांड्या को बॉलिंग दी गई। मतलब आप एक सोच कर देखो, एक साइकोलॉजी आप देखो, कोहली रजत पाटीदार की इस टीम को कृणाल पांड्या की बॉलिंग एबिलिटीज के ऊपर कितना भरोसा है कि उसको आखिरी ओवर करने के लिए दिया। एक स्पिनर होने के नाते उस मैच, मतलब वो उस ओवर में छक्के पड़ सकते थे। नमनधीर मतलब एक अच्छा बैट्समैन है। लास्ट मैच में हमने देखा था जब वो तीसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए आया था, तब उसने किस तरीके से पावर हिटिंग करी थी हम लोगों ने एक्चुअली में देखा था। तो नमनधीर वॉज मोर देन केपेबल टू हिट सिक्सेस इन द लास्ट ओवर। लेकिन बात वही आ जाती है ना कि जब जिसका दिन होता है तब आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और कृणाल पांड्या का आज दिन था और उस बंदे ने ना अपने दिन को पूरी तरह से कैश किया है, पूरी तरीके से कैश किया है। और इसमें कोई आप डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि देखो भुवनेश्वर, यश दयाल और हेजलवुड सभी के यहां पर ओवर्स कंप्लीट हो चुके थे, सबके। तो आखिरी ओवर यहां पर एक टैक्टिकल मूव के तौर पर पहले ही तय कर लिया गया था कि वो कृणाल पांड्या को ही जाना है। और कृणाल पांड्या ने उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया, ना कि हरभजन की तरह, जिन्होंने कि 2007 के वर्ल्ड कप फाइनल में मिसबा को छक्के मारते हुए देखकर बोल दिया था भैया मैं बॉलिंग नहीं करूंगा। जोगिंदर शर्मा आज हीरो है, वर्ल्ड कप का आखिरी ओवर बस बंदे ने डाला था। लेकिन यहां पर कृणाल पांड्या ने जरूरत दिखाई कि नहीं भैया मैं आखिरी ओवर करूंगा। 19 रन ऐसा नहीं है कि आईपीएल में नहीं बने, पहले भी एक बार हो चुका है जब 4 छक्के लगातार पड़ के टीम जीती है। पहले भी एक बार हो चुका है जब टीम ने 5 छक्के लगातार मारकर मैच को जीता है। और यहां पर तो स्पिनर था, तो ये चीज बिल्कुल मोर देन पॉसिबल थी। वो बात एक अलग है कि कृणाल पांड्या के स्पिनर होने के बावजूद भी 115, 120, 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉलिंग कर रहे थे। और वो कीपर जितेश ने जैसे ही जाकर अंपायर को बोला कि मैं पीछे जाके खड़ा हूंगा, अंपायर ने बोल दिया ना बाबा ये ना हो पाएगा, पहली बॉल पे जहां खड़े होकर कीपिंग करिए ना वहीं पे खड़े होकर कीपिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, हम लोगों को यहां पर मुंबई को भी दाद देनी पड़ेगी कि मुंबई ने एक्चुअली में इस मैच से मैच बनाया। देखो वानखेड़े नेचुरली अगर हम लोग बात करें तो एक 6 हिटिंग ग्राउंड है जहां पर छक्के पड़ते हैं, बट
उस ग्राउंड पर जाकर फिर भी आपको बल्ला घुमाना पड़ता है एंड यू हैव टू हिट सिक्सेस। ऐसा नहीं कि आपने वहां पर जाकर बस बैट टच कर दिया और छक्के पड़ने लगेंगे, ऐसा नहीं होता है। वहां पर जाकर आपको छक्के मारने पड़ते हैं, तब छक्के पड़ते हैं। और इस टीम ने एक्चुअली में वो चीज अचीव करके दिखाई है कि भैया हम यहां पर किस तरीके से खेल, मतलब आरसीबी का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर था कि भाई हम यहां पर खेलने के लिए आए हैं और हम बैटिंग अगर कर रहे हैं तो हमें पता है कि हमें क्या स्कोर करना है। और आरसीबी के लिए मैंने आज एक चीज देखी, ग्राउंड भले ही वहां ब्लू दिख रहा था कि भैया एमआई की ही जर्सी भरी पड़ी है, ग्राउंड भले ही ब्लू दिख रहा था, बट वहां पे नारे आरसीबी और कोहली के लग रहे थे। अब या तो आरसीबी की टी शर्ट्स वहां पे नहीं बिक रही थी, या फिर जो फैन फॉलोइंग है वो कोहली की कुछ ज्यादा हो चुकी है। मतलब कोहली एक्चुअली में इस वाले आईपीएल में जो एक बदला हुआ तेवर के साथ उतरकर सामने आया ना बंदा, वो फ्लेवर एक्चुअली में लोगों को पसंद आ रहा है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोहली को जब यहां पर नीचा दिखाया जा रहा है कि यार बंदा तू कैसा है, तू टी20 के लिए बना ही नहीं है क्या, अब तो तू खेल ही नहीं पा रहा टी20। उस पॉइंट पर आकर कोहली ने लोगों को बताया कि भाई साहब ऐसा है कि आप जिस पॉइंट पर सोचना बंद करते हो वहां से तो मैं खेलना शुरू करता हूं। तो बेहतरी इसी में होगी कि आप अपने राय मशवरे ज्ञान को अपने पास में रखो और मुझे जिस तरीके से खेलना है आप मुझे खेलने दो। कोहली ने एक्चुअली में यहां पर अपना पॉइंट प्रूव करके ये बताया है कि अगर एक प्लेयर चाहे तो किस तरह की हाईएस्ट क्लास ऑफ क्रिकेट को वो खेल सकता है। मतलब आज आप अगर रजत पाटीदार की इनिंग को देखेंगे तो शायद आपको कोहली की पारी खराब लगेगी, क्योंकि रजत पाटीदार जहां एक तरफ एकदम ब्रूटल फोर्स की तरह खेल कर गया था, उसके सामने कोहली की पारी थोड़ी सी कम ही लग रही है। मतलब अगर हम लोग स्ट्राइक रेट के टर्म्स में बात करें, कोहली का स्ट्राइक रेट था 159 का, वो बिल्कुल भी खराब नहीं है, और है ना, कहीं से कहीं तक भी वो स्ट्राइक रेट कम नहीं है, कहीं से कहीं तक भी वो स्ट्राइक रेट ऐसा नहीं है कि आप बोल सके कि यार कितना स्लो खेल के गया। बट अगर आप रजत पाटीदार के स्ट्राइक रेट की बात करेंगे, बंदा 200 के स्ट्राइक रेट से मार के गया है। फिर इसके बाद अगर आप जितेश शर्मा के स्ट्राइक रेट की बात करेंगे तो बंदा 210 के स्ट्राइक रेट से पेल के गया है। फिर इसके बाद अगर आप पड्डिकल के स्ट्राइक रेट की बात करेंगे तो बंदा 168 के स्ट्राइक रेट से मार के गया है। मतलब कि वो बंदा जिसने 42 पे 67 बनाए हैं, 159 का स्ट्राइक रेट मेंटेन किया है, वो बंदा सबसे स्लो बंदा हो जाता है। बाकी टीम खेली इतना शानदार रही है। मतलब आरसीबी इतने सालों से शायद इसी चीज को तो मिस कर रही थी ना, कि एक कलेक्टिव टीम के तौर पर कब सबके सब साथ में आकर परफॉर्म करेंगे, ये बात समझ में नहीं आती थी। मैंने बताया ना, बैटिंग क्लिक कर रही है तो बॉलिंग नहीं चल रही, बॉलिंग क्लिक कर रही है तो बैटिंग नहीं चल रही। आरसीबी की यही कहानी थी, और जैसे ही करंट सिचुएशन आती थी टीम के हाथ पांव फूल जाते थे कि नहीं भैया यहां से हम मैच को नहीं निकाल सकते। और बात वही आ जाती है कि जब ऐसी सिचुएशन से आप मैच को निकालना शुरू कर देते हैं, जब उन सिचुएशन से जहां पर कि आपकी बिल्कुल नसें ढीली पड़ जाती है ना कि यार अब हम नहीं कर सकते यहां पे कुछ भी। मतलब एक पॉइंट वो आ गया था जब 2 ओवर में जीतने के लिए 36-35 रन चाहिए थे, तो वो पॉइंट आ गया था कि लोगों को लग रहा था कि नहीं यार एमआई ने तो यहां पे मैच निकाल दिया है। बट फिर विकेट्स आए, आखिरी ओवर में कृणाल पांड्या ने 3 विकेट निकाले और देखो मैच पलट गया। यही होता है ना कि जब आप इस तरीके से खेलो, उस बिलीफ के साथ खेलो कि नहीं यार हम लोग किसी भी सिचुएशन से मतलब मैच निकाल सकते हैं, तो वो बिलीफ आपके साथ में काम करता है। एंड यस, मुंबई ने यहां पर आज अच्छा मैच खेला। बॉलर्स तो देखिए दोनों तरफ के पिटे, कहानी बस ये थी कि किस तरफ के बॉलर कम पिटेंगे। और आज के मैच में ये कहना गलत नहीं होगा कि भाई आरसीबी के जो बॉलर्स थे वो कम पिटे। और इसका कारण एक मेजर जो मुझको ये समझ में आता है वो ये है कि आरसीबी के जो बॉलर्स थे उन्होंने एक ग्रिप बना के रखी। उन्होंने एक तरीके से, क्या होता है जब आपके पास सामने टारगेट जो हो, टारगेट आपके सामने 222 रन चेस करने का हो। देखिए वानखेड़े के ग्राउंड पे जो हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री में आज तक इतना बड़ा टारगेट कभी अचीव किया नहीं गया है। तो ऑब्वियस सी बात है एक एडेड प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है। प्लस जो टीम 10 साल से आपके घर में आके मैच जीती नहीं है, वो टीम आपके घर में आके 220 रन का टारगेट आपके सामने सेट कर देती है। देखिए तो प्रेशर आता है। आप कितने ही बड़े प्लेयर हों, आप कितने ही तेज तर्रार प्लेयर हों, प्रेशर आपके ऊपर आता है। और उस प्रेशर को हैंडल करना 20 ओवर के मैच में सिर्फ चुटकियों का खेल होता है। 2 ओवर अगर आप उस प्रेशर को नहीं झेल पाए ना तो मैच आपके पकड़ से निकल जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, मैथमेटिक्स ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 220 रन को चेज करने के लिए उतरे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप 11-12 के रन रेट को एक्सपेक्ट कर रहे हो। और अगर आपने 2 ओवर में भी वो 11-12 का रन रेट मेंटेन नहीं किया ना तो रन रेट तपाक से पहुंच जाता 14-15 पे। एंड ट्रस्ट मी, 14-15 करके रन रेट को चेज करना वो अपने आप में एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर होती है। 14-15 रन का जो रन रेट होता है वो इतना भारी भरकम बोझा आपके सर पर लाकर पटकता है कि आप 1 ओवर 2 ओवर 3 ओवर भी उस स्पीड से खेल लो ना, उसके बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि यार शायद कुछ कमी रह गई है। और आज मुंबई के साथ में वही हुआ है। मैं बोल रहा हूँ मुंबई ने खराब नहीं खेला। मुंबई की अगर हम लोग बैटिंग की बात करें तो मुंबई ने आज कहीं से कहीं तक भी खराब नहीं खेला है। आप कंट्रीब्यूशन की बात करो, आप बड़े स्कोर की बात मत करो, आप कंट्रीब्यूशन की बात करो, नंबर ऑफ बॉल्स की बात करो।
रोहित शर्मा ने 9 बॉल में 17 रन बनाए, 2 चौके मारे, 1 छक्का मारा। रिकल्टन ने 17 रन बनाए, विल जैक्स ने 22 रन बनाए, सूर्य कुमार यादव ने 28 बनाए। ये दोनों मुझे इस बात से ऐसा लगता है थोड़ा स्लो खेल के गए थे, क्योंकि यहाँ पर ना सूर्य कुमार यादव का स्ट्राइक रेट 107 का है, जो ऑब्वियस सी बात है काफी कम है, लुकिंग एट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम इन विच यू आर चेजिंग मोर देन 200, मोर देन 220 यू आर चेजिंग। अगर हम उस कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तब लगता है कि यार ये जो स्कोर है ये उस स्ट्राइक रेट सूर्य कुमार का काफी कम है। तिलक वर्मा ने आज एक तरीके से अपने आप को रिडीम किया है। बंदा लास्ट मैच में 23 बॉलों में 23 बॉलों में 23 बॉल्स में 25 रन ही बना पाया था, रिटायर्ड आउट कर दिया गया था। आज के मैच में बंदे ने 29 बॉल्स में 56 बनाए, और हार्दिक पांड्या ने तो कुछ देर के लिए बिल्कुल गोटे मुंह में ला दिए थे विराट कोहली के। 15 बॉलों में 42 रन ठोक दिए थे, 3 चौके मार दिए थे, 4 छक्के थे। और मैं आपको बताऊं एक पॉइंट तो ऐसा था कि हार्दिक पांड्या के 7 बॉलों में 32 रन थे। बंदा पूरी तैयारी से आया था कि भाई ये मैच तो मैं ही निकाल के जाऊंगा। वो तो कृणाल पांड्या की कुछ बॉलें उसके बैट में आई नहीं, वरना क्या बोले क्या कर सकता था वो। बट नमन धीर के साथ अब देखो यहीं पर ना सारी की सारी इक्वेशन बिगड़ रही है। आप देखो अगर आप रोहित शर्मा को टीम में खिला रहे हो, भले ही आप एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खिला रहे हो, बट रोहित शर्मा यहां पर आकर कर रहे हैं ओपनिंग। अब रोहित शर्मा ओपनिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो टॉप का 3 तो आपका डिसाइड हो गया। लास्ट मैच में नमन धीर को तीसरे नंबर पर भेजा गया था, और उस बंदे ने मतलब बताया था कि वो किस मेटल का बना हुआ है। बंदे ने मतलब तोड़ी फोड़ी मचा दी थी, 40 ऑड रन कुछ उसने स्कोर किए थे। लेकिन यहां पर नमन धीर को क्योंकि टाइम नहीं मिला, और ऐसा नहीं छक्का नहीं मारा इसके, हाँ यहां पर भी 6 बॉल में 11 रन, बिल्कुल 1 चौका 1 छक्का नमन धीर ने यहां पर भी आकर मारा था। बट द पॉइंट इज कि जो क्वेश्चन उसको मिलना चाहिए था, जो पोजीशन उसको मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई। अब यहां पर ही वो सवाल आ जाता है कि जो लगातार लोग कर रहे हैं कि यार रोहित शर्मा जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, बट स्टिल मुंबई उनके साथ आगे बढ़ रही है और उनको खिला रही है लगातार। बट देखिए फिर ऐसे में ही जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो बन सकते हैं बड़े प्लेयर, जिनको हम पोटेंशियली कहते हैं कि यार इनमें वो मादा है कि ये प्लेयर्स बड़े बन सकते हैं, उनके लिए फिर चांसेस ना ऐसे ही मिस हो जाते हैं। मतलब यहां पर आप देखो नमन धीर के पास से एक बहुत बड़ा चांस मिस हुआ है, बहुत बड़ा चांस। ये जो ऐसे जिन मैचेस की हम बात कर रहे हैं ना, ऐसे मैचेस होते हैं जो कि ना एक प्लेयर को बनाते हैं। अगर आज के मैच में नमन धीर एक अच्छी परफॉर्मेंस देकर चला जाता तो क्या वो बड़ा प्लेयर नहीं बन जाता? हार्दिक पांड्या की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, बंदे ने 15 बॉलों में 42 रन ठोके हैं भाई। स्ट्राइक रेट देखो आप बंदे का 280 का। 7 बॉलों में जब 32 रन बनाकर खेल रहा था ना पांड्या, 450 का स्ट्राइक रेट था उसका। बिलीफ इसी को कहते हैं ना। लास्ट मैच में भी हार्दिक पांड्या ने, ठीक है वो सैंटनर वाला जो भी फियास्को हुआ, रिटायर्ड हट किया तिलक वर्मा को, जो भी फियास्को हुआ उसको आप अलग हटा दो, बट वही बंदा खड़ा था बिलीफ सिस्टम के साथ नहीं कि भाई मैं मैच जिता सकता हूं। कई लोगों ने उसका भी क्रेडिट उठाकर थला को दे दिया कि थला ने इस बात को लाया कि भैया मैच को डीप लेकर जाओ। बट द पॉइंट इज कि आप हार्दिक पांड्या का बिलीफ देखो, अगर बाकी टीम भी उसी बिलीफ के साथ खेले तो शायद यहां पर चीजें पार लग सकती हैं। लेकिन एमआई अब इस मैच को हार चुकी है, आरसीबी बहुत शानदार तरीके से इस मैच को जीत चुकी है। एंड अगर अब हम लोग पॉइंट्स टेबल की बात करें तो आरसीबी की जो हालत है वो बहुत शानदार हो चुकी है। मतलब आरसीबी एक्चुअली में इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर मैं बात करूं तो वो टीम हो चुकी है जिसको कि आपको अब ध्यान से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आरसीबी ने ईडन गार्डन में जाकर कोलकाता को हरा दिया है, चेपॉक में जाकर चेन्नई को हरा दिया है, और वानखेड़े में जाकर मुंबई को हरा दिया है। अब मैं समझ सकता हूं कई लोग शायद इस बारे में बोलेंगे कि यार इस बार मुंबई और सीएसके जो है उस फ्लेवर में दिखाई नहीं दे रहे, तो आप उनके बारे में तो इतना नहीं बोल सकते। बट देखिए बात यह है कि चीज़ें जो है ना बहुत हद तक अभी भी वैसी ही हैं। चेपॉक का ग्राउंड बदल नहीं गया, चेपॉक के खिलाड़ी, भाई धोनी अभी तक खेल रहा है यार। चलिए पॉइंट्स टेबल की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखिए पॉइंट्स टेबल जो है ना बेसिक सी बात है, काफ़ी हद तक काफ़ी क्लैरिटी दे रहा है अब के मैच में किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि आरसीबी जो है अब तीसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर होने का इसका थोड़ा कारण ये है नेट रन रेट। आरसीबी ने अपने 4 मैचेस में से 3 मैचेस जो हैं वो जीत लिए हैं, 1 मैच बस वो लोग हारे हैं इस बीच में। इसके अलावा अगर हम लोग एमआई की बात करें तो एमआई 5 में से 4 मैचेस अपने हार चुकी है। तो सवाल तो अब ये भी उठ रहा है कि क्या एमआई की अब यहाँ से वापसी हो पाएगी, क्योंकि मतलब ये सिचुएशन जो है ना एमआई की अब बहुत ज़्यादा डिमीन हो गई है, बहुत नीचे चली गई है एमआई यहाँ से। तो यहाँ से वापसी कर पाना ना एमआई के लिए एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर होने वाला है। इस बात को हमको एक्नॉलेज वाकई में करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एमआई के साथ में सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट ये चल रहा है कि देखिए मैं शुरुआत से इस बारे में बोल रहा हूं कि मुंबई कभी भी रोहित को रिटेन करना नहीं चाहता था। मुंबई कभी भी रोहित को रिटेन करना नहीं चाहता था, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रोहित को रिटेन इसलिए किया क्योंकि फैन फॉलोइंग है, बस और कुछ भी नहीं। वरना यहाँ पर सवाल जो है मुंबई के सामने ही इस समय खड़े हो रहे हैं। तो पॉइंट्स टेबल तो इस बारे में बात करने के लिए काफ़ी है कि भैया चीज़ें जो है लिटरली ख़राब चल रही हैं,
बाकी अब देखते हैं, आरसीबी ने जो अपना मैच हारा है वो जीटी के खिलाफ ही हारा है, और वो मैच भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच था, क्योंकि आरसीबी उस मैच में एक तरीके से चोक कर गया था। मतलब जो रन बनने चाहिए थे शायद वो रन बने नहीं थे। 169 रन से इन्होंने 20 ओवर बनाए थे, एंड जीटी ने वो रन 18 ओवरों में ही चेस कर लिए थे, दैट टू 2 विकेट खोकर। मतलब 8 विकेट से वो मैच आरसीबी हारी थी। अब आने वाले मैचेस में ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं बहुत हद तक अलग होने वाली हैं, ये बात तय है। बट हाँ, इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से आरसीबी इस साल खेल रही है, ये टीम वाकई में ऐसी टीम बन चुकी है जिसको कि आपको देखना पड़ेगा कि यार नहीं, ये टीम जो है क्यों कुछ अलग कर रही है। इस बारे में भी ज़रा समझते हैं कि भाई क्या अलग हुआ है, क्यों अलग हुआ है। कुछ कमेंट्स ले लेते हैं उसके पहले कि भाई क्या कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ गए हैं। और आज भाई रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जीतेगा इस बार, इस साला कप नामदू चलने लगा है यहाँ पर, बहुत बढ़िया। आई वॉन्ट मुंबई इंडियंस टू लूज, नॉट बिकॉज आई एम अ सपोर्टर ऑफ आरसीबी, बट बिकॉज ये घटिया एमआई मैनेजमेंट को सबक सिखाना ज़रूरी है। एमआई की मैनेजमेंट इंडियन पब्लिक को फ्रस्ट्रेट करने का मौका देती है। अब क्या बोले इस बारे में, यहां पर भी वही लिखा है, एमआई का जो मैनेजमेंट है वो इंडियंस को फ्रस्ट्रेट करता है। ये लोग क्रिकेट को, या मतलब ये क्रिकेट हो या फिर देश हो, एमआई के मैनेजमेंट के बारे में ये बातें लास्ट ईयर तब से चलना शुरू हो गई थी जब इन्होंने सडनली रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर हार्दिक पांड्या को कप्तान बना दिया था। तब से ही ये बातें शुरू हो गई थी। क्या कह रहे हैं बेटा, एक मैच देखते कह रहे थे देख तो लो, एमआई को हरा दिया। तो मैंने कब कहा कि एमआई को नहीं हराया? एमआई को बिल्कुल हरा दिया भाई। ये अच्छा, थैंक यू फॉर डोनेशन, बंदे ने खुद ही लिख कर भेज दिया क्या? थैंक यू फॉर डोनेशन। थैंक यू भाई करण भाई, थैंक यू सो मच। हार्दिक भी लाइक चिल करने आए थे, थ्रिल हो गया। हार्दिक ने यार लिटरली ट्राई किया यार, आप हार्दिक को राइट ऑफ नहीं कर सकते। इस समय हार्दिक, मुझे ऐसा लगता है कि एमआई की तरफ से अकेला ऐसा प्लेयर है कि चाहे आप बैटिंग की बात कर लो, चाहे बॉलिंग की बात कर लो, ये बंदा अपना 110% दे रहा है। ये बंदा बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा, और कहीं ना कहीं शायद इसीलिए उसको हर्ट भी कर रही है हर एक हार। 5 मैच खेल लिए, 4 मैच आप हार गए हो, ऑब्वियस सी बात है भाई, हर्ट तो होगा ही ना।